हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी हम पर। तो कैसे आप सभी लोग? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं व्याकरण। व्याकरण में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, वर्ण वर्ण जो होती है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, या फिर जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे में अ, दीर्घ ई, व, या फिर क, या फिर च, या ट आदि, ये वर्ण कहलाते हैं। ठीक। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण या ध्वनि होती है। हम लोग वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण होती है और दूसरा व्यंजन वर्ण होती है। स्वर वर्ण जो है, जिसका उच्चारण हम स्वतः करते हैं, जिसको किसी की सहायता से नहीं करते, जिसका उच्चारण हम स्वतः करते हैं, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, आई, ओ और अ। और इसकी जो कुल संख्या होती है वह 11 होती है। स्वर वर्ण की जो कुल संख्या होती है वह 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अब देखते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जो होती है वो दो प्रकार की होती है। स्वर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला उच्चारण के आधार पर, जो हम बोलते हैं, जो हम उच्चारित करते हैं उसके आधार पर, और दूसरा जो होती है वो जाति के आधार पर होती है। पहला उच्चारण के आधार पर और दूसरा जो होती है वो जाति के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा जो होती है वो प्लुत स्वर होती है। क्या होती है? प्लुत स्वर होती है। अब देखते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होती है। ह्रस्व स्वर जो होती है, जिसका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगे, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे में अ, हर्ष, ई, उ और री, इसकी जो कुल संख्या होती है वो 4 होती है। इसकी जो ह्रस्व स्वर की जो कुल संख्या होती है, ह्रस्व स्वर की कुल संख्या वो कितनी होती है? 4 होती है। दूसरा आती है अब दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिसको उच्चारण करने में, बोलने में 2 गुना समय लगे, यानी कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसके अंतर्गत आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ आते हैं। जिसमें ए, आई, ओ, औ को हम संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये आपस में मिल के बने होते हैं। दो स्वरों के मेल से ये बने होते हैं, इसलिए इसको ए, आई, ओ, औ को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर हम कहते हैं इसको बोलने में, उच्चारित करने में 3 गुना समय, यानी कि सबसे ज़्यादा समय लगे, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होती है वो किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। दूर के किसी पुकारने के लिए हम प्लुत स्वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे में ओम, हे राम, ये सब जो है ना वो प्लुत स्वर है। अब देखिए, ह्रस्व स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर को हम एक मात्री स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम एक मात्री स्वर भी कहते हैं। एक मात्री स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर को हम द्विमात्री स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर को हम त्रिमात्री स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं जाति के आधार पर। जाति के आधार पर भी जो स्वर वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला सजातीय और दूसरा विजातीय। सजातीय जो है
जो समान जाति के हो, वैसे स्वर वर्ण जो समान जाति के हो उसे हम कहते हैं सजातीय। जैसे में अ और आ, ये क्या है, समान जाति के, तो ये कहलाएंगे सजातीय स्वर। ठीक, और आगे है हर्ष ई और दीर्घ ई, ये भी क्या कहलाएंगे, समान जाति के। चूंकि ये क्या है, समान जाति के, हर्ष ई और दीर्घ ई क्या है, समान जाति के, इसलिए हम कहेंगे इसको सजातीय। उसके बाद हर्षु और दुर्घ उ आदि, ये सभी क्या कहलाएंगे, सजातीय कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं विजातीय। अब विजातीय क्या होती है, जो असमान जाति के स्वर हो, जो क्या हो, असमान जाति के स्वर हो, उसे हम कहते हैं विजातीय। असमान जाति वाले स्वर को हम विजातीय कहते हैं। जैसे अ और हर्ष ई, ये क्या है, असमान जाति के, उसे हम क्या कहेंगे, विजातीय। जैसे में दीर्घ ई और हर्ष उ और अ, ठीक है, ये सभी जो है ना वो क्या कहलाएंगे, विजातीय कहलाएंगे, यानी कि असमान जाति वाले। ठीक है, अब आगे चलते हैं व्यंजन वर्ण पे। अब भाई व्यंजन वर्ण की बात जो है बहुत निराली है, क्योंकि ये जब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण से पूछता है कि भाई तुम कौन हो, तब कहता है कौन, व्यंजन वर्ण, कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, क्योंकि तुम ही हो, ऐसे कहता है कुछ अपना व्यंजन वर्ण। ठीक है, चलिए व्यंजन वर्ण क्या होती है वो भी जान लेते हैं। तो कहता है कि भाई स्वर, हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारे बिना क्या है, जो अधूरा है, तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं है। कहता है व्यंजन, जिसका जो उच्चारण हो ना व्यंजन वर्ण का, जिसका जो उच्चारण हो व्यंजन वर्ण का, वो स्वर वर्ण की सहायता से हो। किसके वर्ण से, स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे में क, ख, ग, म, च, ट, ये सब चीज क्या कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो मुख्यतः 2-3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, जिसमें से पहला आता है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या आता है, स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंत अस्त व्यंजन, और तीसरा जो है उष्ण व्यंजन आता है। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये जो होती है ना, और मुख की विभिन्न भागों से बोला जाता है। स्पर्श व्यंजन को हम मुख के विभिन्न भागों से बोलते हैं, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी जो कुल संख्या होती है वो 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। और ये जो है ना क से म तक होती है। कहाँ से कहाँ तक, क से म तक। इसको हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ऐसे याद रखते हैं। यानी कि क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, न, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, म। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। लेकिन क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जो है अंग और ढ होते हैं। इसको जब हम जोड़ देते हैं तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 27 हो जाती है। ठीक है, चलिए अब दूसरा पे चलते हैं। दूसरा आपका है अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त जो व्यंजन है इसकी संख्या कुल 4 होती है। कितनी होती है, अंत अस्त व्यंजन की संख्या कुल 4 होती है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव कि अंत अस्त व्यंजन की संख्या कितना है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, ये सब पूछता है। अंतस्थ इसकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा उष्ण व्यंजन पे। उष्ण, जिसमें जब हम उष्ण व्यंजन जब बोलते हैं ना तो मुख से एक विशेष प्रकार की गर्म वायु हवा निकलती है जिसको बोलने से, उसे हम कहते हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन जो होती है इसकी भी कुल संख्या जो 4 होती है, जिसमें तीनों स और ह यानी कि तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंड सा और ह होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखते हैं अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होती है इसकी संख्या 4 होती है, जिसमें अक्ष, त्र, ज्य और स्र आते हैं। संयुक्त कहने का मतलब जो वर्ण से, कुछ वर्ण से मिलकर बने हो, ठीक है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे अक्षा जो है क और स से मिलके बना हुआ है, मूर्धन्य स से मिलके बना हुआ है। त्र जो है त और र से मिलके बना हुआ है। ज्य जो है ज और य से मिलके बना हुआ है। स्र जो है स और र से मिलकर बना हुआ है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। श्वास वायु के मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। श्वास वायु कहने मतलब जब हम बोलते हैं तब उसके आधार पर व्यंजन वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण में जो होते हैं इसमें प्रत्येक वर्ग का, अब वर्ग क्या होता है तो देख लीजिए। वर्ग जो होता है वो इसको हम वर्ग कहते हैं। ये हो गया आपका क वर्ग, इसको कहते हैं क वर्ग, जिसमें क ख ग घ अंगा आते हैं। इसको कहते हैं हम च वर्ग, जिसमें च छ ज झ य आते हैं। इसको हम कहते हैं ट वर्ग। इसको क्या कहते हैं हम? ट वर्ग, जिसमें ट ठ ड ढ न आते हैं। इसको कहते हैं त वर्ग, जिसमें त थ द ध न आते हैं। और इसको हम लास्ट को कहते हैं प वर्ग, जिसमें प फ ब भ म आते हैं। तो यहीं पे वो लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और जो पंचम जो वर्ण है ना वो अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का, ये हो गया वर्ग, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है ना वो कहलाएंगे अल्प प्राण, ठीक है। उसके बाद अल्प प्राण के अंतर्गत अंत अस्त व्यंजन भी आते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत अंत अस्त व्यंजन भी आते हैं, जिस और अल्प प्राण की जो कुल संख्या होती है वो 19 होती है, ठीक है। अंत अस्त व्यंजन के बारे में बता दिए हम, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आता है आपका महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। देखिए यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा तो हो गया, बचा कौन अब? दूसरा और चौथा बचा। तो दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है, यानी कि ख और घ, छ और झ, ठ और ढ आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार थ और ध, फ और भ आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत उष्ण व्यंजन भी आते हैं। महाप्राण के अंतर्गत उष्ण व्यंजन जो कि बता दिए आप लोग को। उष्ण व्यंजन जिसकी संख्या 4 होती है, इसमें तीनों स और ह आते हैं। इसकी जो कुल संख्या है, महाप्राण की जो कुल संख्या है वो 14 होती है। कितनी होती है? 14। अब देखिए, ठीक इसी में जब हम श्वास वायु के आधार पर बांटे हैं व्यंजन को, ठीक उसी प्रकार से स्वर तंत्रिया, यानी कि जब हम बोलते हैं तो जो कंपन उत्पन्न होती है उसके आधार पर व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। अब देखिए घोष वर्ण क्या होती है? घोष वर्ण के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं? घोष वर्ण के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, ठीक है। इसकी संख्या 11 होती है, बता ही दिए हैं। प्रत्येक, और इसमें जो होती है ना, इसमें भी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण के अंतर्गत, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि लास्ट का 3, जो लास्ट का जो 3 जो वर्ण है ना वो किसके अंतर्गत आएंगे? घोष वर्ण के अंतर्गत, ठीक है। जैसे ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया, ज हो गया, झ हो गया, य हो गया उसी प्रकार से ड हो गया, ढ हो गया, न हो गया, द हो गया, ध हो गया, न हो गया, ब हो गया, भ हो गया और म हो गया, ठीक है। ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो क्या कहलाएंगे? घोष वर्ण कहलाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अघोष वर्ण पे। किस पे? अघोष वर्ण पे। अघोष और एक मिनट, इसमें घोष वर्ण में छूट गया। घोष वर्ण में य, र, ल, व और ह भी आते हैं, ठीक है। घोष वर्ण में क्या क्या आते हैं? य, र, ल, व और ह भी आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अघोष वर्ण पे। अघोष वर्ण जो होते हैं इसमें भी प्रत्येक वर्ग, अब देखिए ये 3, ये लास्ट का जो 3 क्या हो गया आपका? घोष वर्ण। और शुरू का जो दो जो है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ, ठीक है। ये जो है ना घोष वर्ण के अंतर्गत, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला और दूसरा जो वर्ण है ना वो अघोष वर्ण कहलाएंगे। और तीनों स, यानी कि तालाब स, मूर्धन्य स और दंड स, ये भी क्या आते हैं? किसके अंतर्गत? तो अघोष वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा वर्ण विचार का, जो मैंने एक वीडियो में पूरा कवर करवा दिया है, ठीक है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा।
और इसको अच्छे से देख लीजिए, इससे बहुत सारा 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए, कैसा वीडियो लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दो शब्द, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम उसके लिए मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है। तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए मन लगा के, और आगे बढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।